अस्सलाम वालेकुम, होप यू गाइस आर डूइंग वेरी वेल। तो आज हम पीएच डिसऑर्डर को कवर करने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट डिजीज़ है कवासाकी डिजीज़। कवासाकी डिजीज़ या फिर म्यूकोरोक्यूटेनियस लिम्फ नोड डिजीज़ सिंड्रोम कहते हैं। ये वेस्क्यूलाइटिस ऑफ अनस्पेसिफाइड ओरिजिन, वेस्क्यूलाइटिस इन्फ्लेमेशन हो जाती है वेजल्स की, जो कि स्पेसिफिक ओरिजिन उसकी नहीं होती है, जो चीफली इफेक्ट करती है चिल्ड्रन एंड इन्फेंट्स को। उसके इसके कैरेक्टरिस्टिक है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि कुछ डिजीज़ जो है वो पेशेंट्स में या जो है वो बच्चों में कुछ एबनॉर्मेलिटी मिल रही है, जैसे कि रेमिटेंट फीवर होता है, ऑन एंड ऑफ फीवर होता है, स्केलरा इन्फ्लामेशन मिलेगी, ड्राई रेड लिप्स होंगे, स्ट्रॉबेरी रेड टंग होगी, स्वेलिंग होगी हैंड्स एंड फीट की। इस तरह से रेड लिप्स होंगे, स्ट्रॉबेरी टंग होगी, हैंड्स और फीट पर भी जो है वो स्केलरा इन्फ्लामेशन मिलेगी और स्वेलिंग मिलेगी। उसके बाद पोलियोमाइलाइटिस है। पोलियोमाइलाइटिस जो कि पोलियो जिसे कहते हैं यूजुअली जो कॉमन ज़बान में, और इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो पोलियो वायरस इसका कॉज है। ठीक है, इसका कोई क्योर नहीं है। ठीक है, तो वायरस मेनली इफेक्ट करता है चिल्ड्रन अंडर एज ऑफ 5 ईयर्स और अटैक करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम थ्रू द ब्रेन। सिम्टम्स यूजुअली जो है वो वेरी करते हैं, पर मोस्ट कॉमनली जो है हमारे पास मसल वीकनेस आती है इन लेग्स में मोस्ट कॉमनली। इसके अलावा हेड में जो है वो वीकनेस नज़र आ रही होती है, और नेक की मसल्स में भी डिफॉर्मिटी या वीकनेस नज़र आ रही होती है, और डायफ्राम में भी प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। तो जो है फ़ीवर मिलेगा, फटीग मिलेगा, क्योंकि मसल वीकनेस हो रही है तो बॉडी में फ़ीवर और फटीग भी मिलेगा। हेड में प्रॉब्लम आ रही है तो हेडेक्स भी मिलेंगे, नेक में प्रॉब्लम है तो नेक की स्टिफनेस भी मिलेगी, डायफ्राम में प्रॉब्लम है तो वॉमिटिंग भी होगी, और पेन और लेग्स में पेन होगा आर्म्स एंड लेग्स में। इसके अलावा पोस्ट पोलियो सिंड्रोम है। पोस्ट पोलियो सिंड्रोम वो कंडीशन है जैसे कि जो पहले पोलियो जिसको डायग्नोस हो चुका है वो क्योर हो चुका है बिना किसी डिफॉर्मिटी के, कोई डिफॉर्मिटी पेशेंट को नहीं हुई है, क्योर हो चुका पेशेंट, लेकिन कुछ सालों बाद या कई सालों बाद जो है ये कंडीशन री अकर हो जाती है, उसको हम कहते हैं पोस्ट पोलियो सिंड्रोम में। पोस्ट पोलियो सिंड्रोम कैरेक्टराइज होता है बाय न्यू वीकनिंग होती है मसल्स के अंदर जो कि प्रीवियसली अफेक्टेड थे बाय पोलियो, और न्यू उन मसल्स में भी जो कि अनअफेक्टेड थे। जो अनअफेक्टेड मसल थे उनमें भी जो है चेंजेस नज़र आती हैं, और अफेक्टेड मसल जो पहले पोलियो से अफेक्ट हो चुके थे उनमें भी वीकनेस नज़र आती है। इसका कॉज अननोन है, किसी को नहीं पता पोस्ट पोलियो सिंड्रोम क्यों होता है, बट इसकी कुछ चीज़ें जो है वो कही जाती हैं, जो रिसर्चेस कहती हैं कि पोस्ट पोलियो सिंड्रोम में बी ड्यू टू डिजनरेशन ऑफ द इंडिविजुअल नर्व टर्मिनल्स इन द मोटर यूनिट्स। इंडिविजुअल नर्व टर्मिनल्स की डिजनरेशन होती है, जिसकी वजह से पोस्ट पोलियो सिंड्रोम के जो है ये कॉज बन सकता है। उसके बाद जो है सिम्टम्स की बात करें तो प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस होगी स्लोली, अनकस्टमाइज्ड फटीग मिलेगा, अनकस्टम फटीग, अनफेमिलियर फटीग, जो कि पहले कभी पेशेंट ने फील नहीं किया है लेकिन उसको पेन या फटीग मतलब महसूस होने लगती है। जनरलाइज्ड भी होंगी और मस्क्यूलर भी होंगी, स्पेसिफिक किसी एरिया में भी होगा या फिर होल बॉडी में पेशेंट फटीग फील करेगा। मसल एट्रोफी मिलेगी, पेन मिलेगा फ्रॉम जॉइंट डीजनरेशन। ठीक है, पोस्ट पोलियो सिंड्रोम में जॉइंट पेन भी है और जॉइंट में डिफॉर्मिटी भी है, और जो है पोलियो के अंदर जो था मसल वीकनेस हो रही थी, फटीग हो रहा था, और जो है वो स्टिफनेस भी मिल रही थी पेशेंट के अंदर। तो उसके बाद इसके अंदर जो है पोस्ट पोलियो सिंड्रोम में एक तो प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस होती है, उसके अलावा जो है फटीग रहता ही रहता है, मसल एट्रोफी हो जाती है, जॉइंट डीजनरेशन होती है, इंक्रीजिंग स्केलेटल डिफॉर्मिटीज़ जैसे कि स्कॉलियोसिस भी मिलेगा, जो कि बहुत कॉमन है। एक्सरसाइज प्रोग्राम की बात करें तो पोस्ट पोलियो पेशेंट में या पोलियो पेशेंट्स में स्पेसिफिकली जो है वो टेलर्ड मतलब डिज़ाइन किया जाता है इंडिविजुअल फंक्शनल स्टेटस एंड नीड्स ऑफ द पेशेंट पर। पेशेंट जिस कंडीशन में होगा, अगर वो बेड बाउंडेड पेशेंट है तो उसकी जो मैनेजमेंट है वो अकॉर्डिंग टू द बेड जो है वो उसकी कंडीशन को देख कर होगी। अगर वो जो है व्हील चेयर बाउंडेड पेशेंट है तो उसकी मैनेजमेंट जो है उसके व्हील चेयर के अकॉर्डिंग जो है वो पेशेंट की मैनेजमेंट होगी। अगर जो पेशेंट जो है वो किसी क्रच पर है, कैन पर है, तो उसकी जो है वो मैनेजमेंट उस हिसाब से होगी। ठीक है, यूजुअली इसके अंदर हम न्यूरोडायनामिक टेक्निक्स देते हैं पेशेंट को, स्ट्रेचिंग करवाते हैं, स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं। उसके अलावा जो है फर्दर मैनेजमेंट की तरफ अगर हम जाएँ तो हम असिस्टिव डिवाइसेस देते हैं अगर नीडेड हैं, ऑर्थोसिस डिवाइसेस देते हैं, क्योंकि पूरा फुट जो है वो यूजुअली जो देखा जाता है लेग में अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा पोलियो, तो उनको ऑर्थोटिक डिवाइसेस दे दिए जाते हैं। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं, गेट ट्रेनिंग, क्योंकि इंडिपेंडेंसी चाहिए होती है पेशेंट को, तो गेट ट्रेनिंग दी जाती है। अगर डिवाइस है तो डिवाइस के हिसाब से गेट ट्रेनिंग दी जाएगी। मसल रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस करवाई जाएंगी। बायो फीडबैक जो है वो एक टेक्निक है जो हम यूज़ करते हैं टू कंट्रोल सम ऑफ़ योर बॉडी फंक्शंस, जिसमें हार्ट रेट को डिक्रीज़ करना आ जाता है, स्मूथ मसल को रिलैक्स करना हो जाता है। ठीक है, उसके अलावा रिलैक्सिंग करता है सर्टेन मसल्स में, जिसमें हार्ट में इसका मेनली फंक्शन बताया जाता है, ये बॉडी का स्टेटस बताता है बायो फीडबैक।
इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग करवाएंगे। जितना O2 कंजप्शन जो है वो ज़्यादा होगा उतना ही पेशेंट के लिए बेनिफिशियल रहता है। पोस्चर स्प्लिंटिंग, अगर किसी को पोस्चर डिफॉर्मिटी हो चुकी है तो उसको स्प्लिंट देंगे, सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। कार्डियोवास्कुलर फिटनेस एक्सरसाइजेज जिसमें इंस्पिरेटरी मसल ट्रेनिंग भी आ जाता है और जो है वो बायो फीडबैक भी आ जाता है। ठीक है, जीनू वेरम और जीनू वेलकम डिफॉर्मिटी आ जाती है। जीनू वेरम बाओ लेग्स होती हैं और वेलकम जो है वो नॉक नीज़ होती हैं। बाओ लेग्स में जो है वो नीज़ हमें इस तरह की मिलती हैं, ठीक है, और ये नी जॉइंट है और ये इतना बीच में स्पेस है। लेकिन नॉक नीज़ जो है वो इस तरह से मिलती हैं, ये पेशेंट की नीज़ है और ये आपस में यूँ जुड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा जो है डिफ़ॉर्मिटी, जैसे कि नॉक नीज़ में, वेलगम डिफ़ॉर्मिटी में नीज़ मिड लाइन की तरफ आती हैं और बाव लेग्स में नीज़ अवे फ्रॉम द मिड लाइन जाती हैं। लेटरल बॉइंग हुई भी होती है नीज़ पर, ठीक है। देन हमारे पास है इसको मेजरमेंट करने का तरीका, ठीक है। ये रहा हमारे पास बॉ लेग्स, स्पेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है बीच में, और ये हमारे पास है नॉक नीज़, इसका स्पेस जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है बीच में, ठीक है। ये टिपिकली नॉर्मल, सॉरी ये नॉर्मल है, ठीक है। ये नॉक नीज़ है। देन हमारे पास है मेजरमेंट। मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट क्या होता है, हम दो तरह से मेजरमेंट करते हैं, एक तो इंटरकॉन्डाइलर डिस्टेंस की वजह से और दूसरा इंटरमेलुलर डिस्टेंस की वजह से के थ्रू, ठीक है। अब ये हमारे पास इंटरकॉन्डाइलर डिस्टेंस है। हम पेशेंट को इंस्ट्रक्शन देते हैं कि अपने फीट टुगेदर करके टिपिकल पोजीशन में या फिर अपने फीट जो है वो कंबाइन करके खड़ा हो जाए, और इनके दरमियान जो नीज़ का डिस्टेंस है ये वाला, अगर तो ये डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है तो ये जो है वो नॉर्मल है। मतलब 6 सेंटीमीटर इंटरकॉन्डाइलर स्पेस अगर पेशेंट की मौजूद है नीज़ में तो वो नॉर्मल है। लेकिन 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो फिर इसको जो है वो ऑर्थोपेडिक असेसमेंट की नीड है, एवेल्यूएशन की नीड है। अगर तो ये जो है इंटरमेलुलर डिस्टेंस की बात करें तो इसमें क्या होता है, नॉर्मल पेशेंट टिपिकल पोजीशन में खड़ा है और अगर उसका डिस्टेंस जो है वो इंटरमेलुलर डिस्टेंस जो है वो 8 सेंटीमीटर है तो ये जो है वो फिज़िकल डिस्टेंस है, नॉर्मल डिस्टेंस है, लेकिन फिजियोलॉजिकल। लेकिन अगर ये इससे बढ़ जाता है तो उसको भी ऑर्थोपेडिक असेसमेंट की ज़रूरत है। एक और तरह से भी जो है जीनू वेरम और जीनू वेलगम को जो है वो असेस किया जाता है। जीनू वेरम को कैसे असेस किया जाता है, वेलगम को सॉरी, कि एक जो है वो डॉक्टर अपना जो है फिस्ट बना कर नीज़ के दरमियान रख देता है। अगर तो पेशेंट जो है वो फिस्ट का जितना डिस्टेंस मौजूद है तो वो नॉर्मल है, अगर तो वो नहीं कर पा रहा है और ज़्यादा जो है डिस्टेंस की ज़रूरत है तो इसका मतलब वो वेलगम डिफॉर्मिटी है। उसके अलावा पेपर के थ्रू भी सेम मेथड फॉलो किया जाता है कि अगर जो है वो पेपर को किस तरह से पेशेंट जो है वो प्रेस कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गई हमारे पास मेजरमेंट्स जीनू वेरम और वेलगम की। देन हमारे पास इसकी मैनेजमेंट है। ऑर्थोसिस डिवाइसेस हम देते हैं, ठीक है, नी के लिए मोबिलाइजेशन करते हैं नी की। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज प्रोग्राम्स करवाते हैं जीनू वेरम और वेलगम के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो नी के मसल्स होते हैं, एक तो मीडियल साइड पे होते हैं, ठीक है, और एक लेटरल साइड पे होते हैं। एक साइड के मसल्स जो हैं वो वीक होते हैं, टाइट होते हैं, ठीक है, दूसरे साइड के मसल्स जो हैं वो लूज़ होते हैं। और दोनों साइड के मसल्स टाइट और वीक जो है किस वजह से होती है, क्योंकि ये वीक हैं, ठीक है, दोनों वीक हैं, इनमें से कोई मसल इतना पावरफुल नहीं है, दोनों के दोनों वीक हैं, इसीलिए इनके अंदर प्रॉब्लम आती है कि एक साइड के मसल्स टाइट हो जाते हैं, दूसरी साइड के मसल्स वीक हो जाते हैं। अगर तो हम वेरम की बात करें, वेरम जिसमें हमारे पास जो है बाओ लेग्स मिल रही हैं, तो यहाँ पर जो है, इसको मैं रिमूव करूँ, यहाँ के जो मसल्स हैं ना ये टाइट हुए हैं वेरम में, बाओ लेग्स में, और सेंटर के जो मसल्स हैं ये लूज़ हुए हैं, सही। इसीलिए हम इनको स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं उस हिसाब से कि हमें जो है ये न्यूट्रल अलाइनमेंट, टिपिकल अलाइनमेंट नी की मिल सके। इसीलिए हम यहाँ के मसल्स की भी स्ट्रेंथनिंग करवाते हैं, हम यहाँ के मिडिल साइड के मसल्स की भी ट्रेनिंग कराते हैं ताकि हमें जो है वो एक न्यूट्रल अलाइनमेंट मिल सके। सेम गोज़ फॉर वेलगम, उसमें भी हम स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं। इसी तरह से क्वाड्र शेप की कराएंगे, हैमस्ट्रिंग की कराएंगे, ग्लूटियस मसल्स की करवाएंगे। उसके अलावा जो है वो बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस करवाएंगे हम, ताकि जो है वो पेशेंट का जो वेट है वो सही से ट्रांसमिट हो सके। गेट ट्रेनिंग करवाएंगे। देन हमारे पास है क्लब फुट। क्लब फुट की अगर हम बात करें तो क्लब फुट के 4 कंपोनेंट्स होते हैं और मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल डिफॉर्मिटी होती है क्लब फुट, जिसको टेलेपस इक्विनेस बोलते हैं। और ये जो है डिफॉर्मिटी पॉइंट जो है वो फुट को पॉइंट्स डाउन, एक तो फुट को नीचे की तरफ धकेलती है और टर्न्स इनवर्ड रोटेशन करवा देती है फुट की। तो ये जो ट्विस्टिंग है ये क्या करती है, टोज़ को पॉइंट कर देती है टुवर्ड द ऑपोजिट लेग, ठीक है। इसके कंपोनेंट हैं केवस, अडक्टस, वेरस एंड इक्विनस।
केवस की बात करें तो ये आर्च ऑफ द फुट को रिप्रेजेंट करता है कि हायर होती है देन नॉर्मल। फर्स्ट मेटाटार्सल जो है वो प्लांटर फ्लेक्स होती है इन रिलेशन टू द कैलकेनियस और हिंड फुट। ये है फर्स्ट मेटाटार्सल, ये हमारे पास होता है हिंड फुट पीछे नीचे की तरफ जो कैलकेनियस और हील होता है, ठीक है। ये प्लांटर फ्लेक्स हुआ हुआ होता है इन रिलेशन टू द हिंड फुट और कैलकेनियस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अडक्टस की बात करें तो ये मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द मिड लाइन, ठीक है। अडक्टस में मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द मिड लाइन। पिक्चर में बताया गया है कि 4 फुट जो है 4 फुट ये हमारा 4 फुट होता है, ये हमारा मिड फुट होता है और पीछे वाला हमारा हिंड फुट होता है, ठीक है। तो 4 फुट जो है वो अडक्टेड हुआ हुआ है टुवर्ड्स द मिड लाइन। इसमें जो है वो ये सेकेंड पार्ट ऑफ द डिफॉर्मिटी होती है कि बना रहा होता है ना, CAVE, ठीक है। वेरस में क्या होता है, वेरस भी मूवमेंट होती है टुवर्ड्स द मिड लाइन। तो इसमें भी पिक्चर में बताया हुआ है हील जो है वो क्लब फुट में एक एंगल बना रही होती है, वेरस बना रही होती है टुवर्ड्स द मिड लाइन, हील पॉइंटेड होती है मिड लाइन की तरफ। उसके बाद एक्वनस में है, एक्वनस जो है वो प्लांटर फ्लेक्शन ऑफ द फुट बताया जा रहा है कि इंक्रीज हो जाती है, तो फुट की प्रेजेंटेशन इस तरह की हो जाती है, ये एक्वनस, ठीक है। फुट की जो है ये 4 कंपोनेंट्स हैं जो मिलके एक क्लब फुट बनाते हैं। उसके बाद हमारे पास इसकी मैनेजमेंट आ जाती है, एडवाइस करेंगे, एजुकेट करेंगे फॉर पेरेंट्स कि बच्चों को किस तरह से जो है उनको संभालना है। मैनुअल थेरेप्यूटिक टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जेंटल मैनिपुलेशन भी देते हैं, थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस करवाते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, स्ट्रेचिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस पे ज़्यादा फोकस होता है। एंकल की डॉर्सी फ्लेक्शन करवाते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी प्लांटर फ्लेक्शन में है तो हम उसको डॉर्सी फ्लेक्स करवाएंगे। इन्वर्जन और ईवर्जन कराएंगे ताकि जो है इसका जो फुट है वो नॉर्मल अलाइनमेंट पे आ सके। टेपिंग करेंगे लेटरल साइड पे ताकि जो मिड लाइन पे जो मूवमेंट जा रही है वो न्यूट्रल साइड पे आ जाए। उसके बाद सेरेब्रल पाल्सी का जो बेबी है, सेरेब्रल पाल्सी की बात करें तो ये जो है वो परमानेंट मोटर डिसऑर्डर होता है जो कि अर्ली चाइल्डहुड में आता है। इसके बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं, ठीक है। जो फीटल डिस्ट्रेस की वजह से भी हो जाता है, कुछ बच्चों को जब वो बाद में फ़ीवर हो जाता है जिसकी वजह से कि जो ब्रेन के कुछ कंपोनेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसकी वजह से भी सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसके जो है वो कुछ अलग अलग से जो हैं वो टाइप्स हैं। स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी होता है, एथिटोइड होता है जिसमें अनकंट्रोल्ड मूवमेंट होती हैं। स्पास्टिक में इंक्रीज मसल टोन होता है, स्टिफनेस होती है, टाइटनेस हो जाती है मसल्स के अंदर। एटेक्सिक होता है, बैलेंस और कोऑर्डिनेशन बेबी का लूज़ हो जाता है। मिक्स्ड होता है, मोटर देन वन टाइप। उसके बाद है इसके एसोसिएटेड इम्पेयरमेंट्स, बहुत सारे एसोसिएटेड इम्पेयरमेंट्स हैं जैसे बिहेवियर डिसऑर्डर आ जाएगा, विजन इम्पेयरमेंट आ जाएगा, इंटेलेक्चुअल इम्पेयरमेंट आ जाएगा, ब्रीदिंग डिफ़िकल्टीज़ होंगी, स्लीपिंग प्रॉब्लम्स होंगी, ब्लैडर कंट्रोल में प्रॉब्लम होगा बेबी को, और जो गेट प्रॉब्लम होगा, एपिलेप्सी भी कुछ पेशेंट्स में नज़र आती है। तो इसकी जो है वो टाइप्स भी हैं, मोनोप्लेजिया, हेमीप्लेजिया, डायप्लेजिया और क्वाड्रिप्लेजिया। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो हमारा जो मेन फोकस होता है वो फिजिकल थेरेपी ट्रीटमेंट पे होता है, तो उसका ट्रीटमेंट में फर्दर डिस्क्राइब कर रही हूँ। लेकिन ओवरऑल ट्रीटमेंट में मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है वो सेरेब्रल पाल्सी को ट्रीट करी होती है, जैसे मेडिकेशंस होती हैं, इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि असिस्टिव डिवाइसेस आ जाती हैं, अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हम ट्रीटमेंट देते हैं, और इसके अलावा सर्जरी भी करवाई जाती है और फिज़िकल थेरेपी ट्रीटमेंट भी होता है। फिज़िकल थेरेपी मैनेजमेंट की बात करें तो हम एंकल फुट ऑर्थोसिस देते हैं, बाय मैनुअल अपर लिम्ब थेरेपी करवाई जाती है, कंडक्टिव एजुकेशन होती है, CIMT कॉन्स्टेंट इंड्यूस मूवमेंट थेरेपी ऑफ द लेग करवाई जाती है। अब CIMT में क्या होता है कि पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि जो अफेक्टेड हाथ है उसको ज़्यादा इस्तेमाल करें, अनअफेक्टेड को रिस्ट्रिक्ट रखें। जो सही हाथ है उसको बांध दिया जाता है या उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि आपको यूज़ नहीं करनी है, और जो अफेक्टेड होता है जिसमें फॉल्ट होता है, डिफॉर्मिटी होती है, उस हाथ को या लेग को यूज़ करवाया जाता है। हाइड्रोथेरेपी दी जाती है फॉर एडोलसेंट्स एंड अडल्ट्स, बच्चों में नहीं यूज़ की जाती है हाइड्रोथेरेपी। मैनुअल थेरेप्यूटिक टेक्निक्स होती हैं फॉर पेन एंड मूवमेंट्स। हिपोथेरेपी भी यूज़ करवाई जाती है फॉर CP चाइल्ड, इसमें मेंशन नहीं हुआ है। हिपोथेरेपी भी करवाई जाती है, उसमें बैलेंस और कोऑर्डिनेशन जो है वो बच्चों की इम्प्रूव होती है। ट्रेडमिल की ट्रेनिंग करवाई जाती है, होम प्रोग्राम्स बताए जाते हैं, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, होप यू गाइस लाइक्ड इट, और अगर कुछ समझ नहीं आया तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा।